ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे कि एक है तो सेफ है। ये नारा लगातार देश में गूंज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको कहा है और इससे दिक्कत क्या है और किनको दिक्कत है, क्यों दिक्कत है, इस पर बात करेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड के असेंबली चुनाव के बीच सबसे चर्चित नारा बन गया है, एक है तो सेफ है। झारखंड के पहले पेज के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, पहले फेज का दरअसल, और पीएम मोदी अपनी रैलियों में इस मुद्दे को लोगों के बीच रख रहे हैं। आज महाराष्ट्र के में महायुति की ओर से अखबारों में छपे विज्ञापन में भी एक है तो सेफ है के मुद्दे को हाईलाइट किया गया है। जाहिर है इंडी गठबंधन की जातिवादी राजनीति और वोट बैंक की सियासत की काट में बीजेपी के एक है तो सेफ है के नारे में ऑपोजिशन कैंप में हलचल मचा दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि एकजुट होकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है। इसलिए मैं कहता हूं कि एक है तो सेफ है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बटोगे तो कटोगे के साथ में एक रहेंगे तो सेफ रहेगा का नारा दिया था उन्होंने। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक पोस्टर में यह स्लोगन प्रमुखता से छापा गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक है तो सेफ है के नारे से दिक्कत है। दिक्कत उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे से ज्यादा है। खड़गे कहते हैं कि वे गेरुआ वस्त्र पहनते हैं और उनके सिर पर बाल नहीं है। मैं बीजेपी से कहूंगा या तो सफेद कपड़े पहने या फिर राजनीति से बाहर हो जाएं। गेरुआधारी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। लेकिन खड़गे जी और एमवीए को मुस्लिम संगठनों का खुला समर्थन और मांग से दिक्कत नहीं है। ये अंतर समझने की कोशिश करिएगा कि जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे तो उनको दिक्कत है, लेकिन जब मुस्लिम संगठन एक होने की बात करते हैं तो इसमें खड़गे को या महाविकास अघाड़ी को दिक्कत नहीं है। बीजेपी जहां महाराष्ट्र चुनाव में राष्ट्रवादी मुद्दे और एक है तो सेफ है का नारा उसने दिया है, वहीं कांग्रेस जाति गणना, मुस्लिम दलित को लेकर ऐलान, मुस्लिमों के 10% आरक्षण, मौलाना को भत्ता, एक तरह से एमबीए ने मुस्लिम संगठनों की कई मांगों को तरजीह देने की बात की है। पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर आरोप लगाया है कि इन्होंने आदिवासियों, पिछड़ों और दलितों को हमेशा बांटने का काम किया है। लेकिन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एमबीए के मुस्लिम वोट गोलबंदी को वोट जिहाद का नाम दिया है। उन्होंने कहा कि हम इसका मुकाबला वोटों के धर्म युद्ध से करेंगे। भारतीय उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी को पत्र लिखकर वोट के एवज में 17 मांगे रखी हैं। वक्फ बिल के विरोध, आरक्षण, मौलाना को भत्ता आदि मांगों पर आश्वासन मिलने के बाद उनके समर्थन में प्रचार भी कर रहे हैं। राहुल गांधी महाराष्ट्र की पहली सभा उन्होंने नागपुर में संबोधित की और संविधान सम्मान सम्मेलन से उन्होंने इसकी शुरुआत की। मकसद 14% दलित वोट के साथ मुस्लिम वोट के साथ बीजेपी को चुनौती देना है। शरद पवार महाराष्ट्र के जातीय राजनीति के चैंपियन माने जाते हैं। देखना यह है कि एक है तो सेफ है के नारे का असर क्या महाविकास अघाड़ी के जातीय चुनौती पर पड़ता है और पड़ता है तो कितना पड़ता है। तो यह बेहद प्रमुख मुद्दा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान ये एक है तो सेफ है का नारा दिया था और अब इससे तमाम दिक्कत होने लग गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रचार के दौरान झारखंड में ये कहा था कि आदिवासियों की आवाज तभी उनमें दम होगा जब वो एक होंगे। क्या कुछ कहा पीएम ने, आइए आपको सुनाते हैं। दर्जनों छोटे बड़े आदिवासी समाज यहां रहते हैं। इनकी आवाज में तभी दम रहेगा जब ये एसटी के रूप में, आदिवासी के रूप में एकजुट रहेंगे। लेकिन कांग्रेस चाहती है उरांव मुंडा से लड़े और कमजोर हो जाए। कांग्रेस जेएमएम लोहरा को खड़िया से लड़ाना चाहती है। ये लोग चीक बराई और महली को आपस में लड़ाना चाहते हैं। असुर को नगेसिया से लड़ाना चाहते हैं तो खरवार की लड़ाई कोरबा से करवाना चाहते हैं। ये कांग्रेस का एजेंडा है ताकि आदिवासी समाज की सामूहिक ताकत खत्म हो जाए।
तो आपस में लड़ाना चाहते हैं ताकि आदिवासी समाज की सामूहिक ताकत खत्म हो जाए। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि आखिर प्रधानमंत्री को एक है तो सेफ है कहने की जरूरत क्यों पड़ी। इस प्रकार की बयानबाजी करने की नौबत प्रधानमंत्री पर क्यों आ रही है? बटेंगे तो कटेंगे नहीं चला, बटेंगे तो कटेंगे लोगों ने फेंक दिया हमारे यहाँ। अब एक है तो सेफ है, किसको आप एक कर रहे हो, किसको सेव कर रहे हो? इस राज्य की पूरी जनता आपके नहीं है क्या? इस देश की पूरी जनता आपकी नहीं है? हम सेफ है महाराष्ट्र में, और हमको ज्यादा सेफ होना है, इसलिए हमको बीजेपी को यहां से निकालना है। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर व्यक्तिगत टिप्पणी की है, उन पर व्यक्तिगत निशाना साधा। क्या कुछ कहा खड़गे जी ने, आइए सुनाते हैं आपको। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं। मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डाल, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान रुचिका अग्रवाल, जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है, वो जुड़ी हुई हैं। इसके साथ ही साथ शिवसेना उद्धव के मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। विनोद मिश्रा जी हमारे कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ऑन ग्राउंड, जिसको कहते हैं ग्राउंड जीरो से लगातार महाराष्ट्र में चुनाव कवर कर रहे हैं हमारे संवाददाता शिशिर सेलार, वो भी जुड़े हुए हैं। तो शिशिर, सबसे पहले आपके पास आते हैं और ज़मीनी हकीकत, ज़मीनी जो सिचुएशन है वो समझने की कोशिश करेंगे, और जानना चाहेंगे कि ये जो एक है तो सेफ है और इसके साथ ही साथ बटोगे तो कटोगे, ये जो नारे हैं इनका वोटर्स के बीच में किस तरह से इम्पैक्ट देखते हैं। और दूसरी बात ये भी कहेंगे कि इसको लेकर इतनी हलचल क्यों है, विपक्ष को लेकर के लगातार कहीं ना कहीं रिएक्शंस आ रहे हैं। अभी आपने खड़गे जी को सुना, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव इसको लेकर के तमाम सारी बातें बोल रहे हैं, तमाम सारे नेता इसको लेकर बोल रहे हैं। क्यों इतनी हलचल है? देखिए, बिल्कुल इसके पीछे का कारण अगर देखा जाए तो जितने भी राजनीतिक पंडित है, खासतौर पर महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार से माहौल हुआ है और वोटों का जो डिवाइड हुआ है, उसके बाद अगर देखा जाए तो ये पूरा गणित किस प्रकार से साधा जा सकता है, इस पर जो है पॉलिटिकल पार्टीज का ध्यान है। बटोगे तो कटोगे, हालांकि नारा अगर देखा जाए महाराष्ट्र में इस वक्त काफी तूल पकड़ रहा है। एक रहोगे तो सेफ रहोगे का विज्ञापन आज हमने पूरे अखबारों में देखा। खास तौर पर एक बात इसे बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से एक है, जो शब्द लिखा गया है उसमें अलग अलग टोपियां जो है दर्शाई गई है। वो टोपियां जो है अलग अलग जो लोग है, समाज के लोग है, जाति के लोग है, जो पहराव है उनका, उस पर जो टोपियां जो पहनते हैं वो उस जो है उनको उसमें दर्शाया गया है। तो ये स्पष्ट संदेश बीजेपी की तरफ से दिया गया था कि एक है तो सेफ है का नारा बीजेपी ने इस वक्त लिया है, और ये नारा इस वक्त काफी बुलंद महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा है, क्योंकि विपक्ष भी इसके ऊपर जो है इस वक्त अगर देखा जाए तो काफी टिप्पणी कर रहा है। कल इसके बारे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब मुंबई में थे, उन्होंने अपना जो है महाराष्ट्र नामा जो है वो प्रसिद्ध किया। उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि आखिर इस प्रकार से बीजेपी और खास तौर पर महायुति बांटने की राजनीति यहां पर कर रही है, जिस प्रकार से वो नारा दे रहा है, ऐसा उनका आरोप है। तो वही अगर हम बात करें कि जिस प्रकार से सत्ता पक्ष यानी महायुति की अगर बात करें तो वो कह रहे हैं कि हम तो बात एक रहने की कर रहे हैं, एकजुटता की कर रहे हैं, और एकजुटता में ही ताकत है। और इससे अगर कहीं ना कहीं कांग्रेस को अगर कोई प्रॉब्लम है तो जाहिर सी बात है कांग्रेस की मंशा है कि वो लोगों में बांटना चाहती है, जातियों में, समाज को बांटना चाहती है। इस प्रकार का नैरेटिव इस वक्त महाराष्ट्र में जो है खड़ा है। जहां तक बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे की बयान की, कल उन्होंने हालांकि संविधान बचाओ ऐसा जो कार्यक्रम मुंबई में आयोजित किया गया था कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के जो लीगल सेल है उनकी तरफ से जो आयोजित किया गया था, उसमें यह बयान उन्होंने दिया था कि गेरुआ वस्त्र पहनना है तो राजनीति ना करे, और अगर राजनीति करनी है तो सफेद वस्त्र पहन के किए। ये सीधी टिप्पणी जो है वो है योगी आदित्यनाथ पर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल की थी। हालांकि इसके बाद जिस प्रकार से राजनीति महाराष्ट्र में बदल रही है, कहीं ना कहीं ये प्रमुख मुद्दा महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है। मैं फिर से अपने मुद्दे पर जाता हूं, लोकसभा चुनाव के, जैसे मैंने कहा था कि उस वक्त अगर देखा जाए तो वोटों का डिवीजन अगर जिस प्रकार से देखा जाए तो वो स्पष्ट दिखाता है। और इसके बारे में बीजेपी ने सोशल मीडिया पे कई बार ट्वीट भी की है कि किसी एक जो है लोकसभा क्षेत्र में किस प्रकार से वोट जो है डिवाइड हुआ है, किस प्रकार से एक गट्ठा जो वोट है वो कहीं मिले हुए है। तो इसका विश्लेषण करने के बाद जो है महायुति को यह समझ में आ रही बात कि किस प्रकार से वोटों को एक साथ रखने का प्रयास किया जाए, और यही बात महाविकास आघाड़ी को समझ में आ रही है कि किस प्रकार से जो अपने वोट है उसको लामबंद किया जाए।
ठीक है, बिल्कुल। हम पब्लिक का रिएक्शन भी आपसे समझेंगे, जानेंगे वोटर्स किस तरह से इस मुद्दे को देख रहे हैं। लेकिन विनोद मिश्रा के पास आएंगे। विनोद जी, ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारा ऑब्वियसली चुनाव के बीच में सारा खेल जो है वो दरअसल वोटों को लेकर के ही है, तो ये इसको भी तुष्टीकरण का एक तरीका देखते हैं? लेकिन मैं विपक्षी दलों की बात कर रहा हूँ। ये सीधे सीधे बात अगर अब इस तरह से समझे कि एक है तो सेफ है, इस नारे से दिक्कत क्या है? ऐसा ही नारा कभी अमेरिका के प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन भी नहीं दिया था, तो उसमें तो नहीं कोई कहा कि भाई ये गलत नारा है। तो सवाल ये है कि ये गलत कहने वाले लोगों को ही दिक्कत है। दिक्कत उनमें इसलिए है कि जब अभी आप नागपुर से महाराष्ट्र के जो चुनाव कैंपेन की शुरुआत कर रहे थे राहुल गांधी, तो पहला उन्होंने संविधान सम्मान सम्मेलन से किया था, और वो सम्मेलन जो उन्होंने किया था वो दलितों से को डेडिकेटेड था। उसमें बौद्धिस्ट जो है दलित, वहाँ पे 2 तरह के दलित हैं। 14% का आप ये देखिए कि वहाँ दलित समुदाय के लोग हैं, उसमें 7% से ज़्यादा बौद्ध है, और बाकी इधर हिंदू के इसमें आते हैं, लेकिन उसमें कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। अब ये है कि उनको था कि वोट साधने की में 12-13% अगर मुस्लिम का वोट उनको लगता है कि जितना उलेमाओं से लेके सबका जो खुला समर्थन उनको मिला है, और उसके बाद उन्होंने इसकी मांगे को अपने में एड्रेस किया है, तो उनको लग रहा है कि बाकी जातियों में अगर ये बंटवारा हो तो उनकी कंफर्टेबिलिटी उसी तरह से होगी जैसे 2024 के इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में इन्होंने सीधे सीधे इस प्रचार को हवा दी थी कि आरक्षण खतरे में पड़ जाएगा, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। तो उनको लगा कि ऐसा नारा हमारा चल गया है, और वो चलने का दूसरी बार ये आजमाइश उसके विधानसभा में कर रहे थे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ये कैंपेन है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे और विकास के रास्ते पे आगे बढ़ोगे, तो जाहिर सी बात है कि लोगों में एक आत्मचिंतन तो बढ़ा है कि आप समाज को अलग अलग तरीके से बांट के सिर्फ सत्ता और वोट की सियासत में उसको फंसाएंगे, तो जाहिर सी बात है समाज का उसका नुकसान होता है। लेकिन सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे जब योगी आदित्यनाथ के उस नारे से इतना जबरदस्त प्रभावित हैं कि उसके गेरुआ वस्त्र पे ही सवाल उठा रहे हैं, तो कम से कम पार्टी के अध्यक्ष और मल्लिकार्जुन खड़गे को गेरुआ वस्त्र की परंपरा को समझनी चाहिए कि गेरुआ वस्त्र अगर योगी आदित्यनाथ पढ़ रहे हैं तो उनकी शुचिता और पवित्रता का एक संकल्प है। ठीक है, उसके संकल्प को लेके आप सवाल कर रहे हैं, तो राजनीति में अगर सिर्फ सफेद वस्त्र पहन के कोई राजनीति कर रहे हैं तो उनके शुद्धता और उनके संकल्प का कोई चरित्र का प्रमाण पत्र नहीं है, बिल्कुल उसकी गारंटी नहीं तो हो जाती। सीधे सीधे बात है कि ये नारे ने कम से कम जितना डिस्कोर्स था एमबीए का और इंडी गठबंधन का, उस नारे का और उनके डिस्कोर्स में झोल पैदा कर दिया है। ये बात तो पक्की बात है। ठीक है, उस नारे में झोल पैदा किया है। रुचिका अग्रवाल, हम आपके पास आते हैं, उससे पहले आपके महाराष्ट्र राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने वोट जिहाद को लेकर के क्या कुछ कहा है, ये अपने दर्शकों को हम सुना दें, दिखा दें, और उसके बाद हम आपके पास आते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने दरअसल कहा कि वोट जिहाद के जवाब में वोट धर्मयुद्ध का उन्होंने नारा दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। पहले बैनर लगे, पोस्टर लगे, कस्में दिलाई गई और लोगों को वोटिंग के लिए बाध्य किया गया और कहा बस एक ही चीज करनी है, मोदी जी को हराना है, ये कहकर एक वोट जिहाद किया गया। हम लोग थोड़े सोए हुए थे, इसलिए कई जगहों पर हम लोगों को मात खानी पड़ी, लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। तो वोट जिहाद की बात बार बार सामने आ रही है और देवेंद्र फडणवीस ने भी इसका जिक्र किया। रुचिका अग्रवाल, ये अगर समझने की कोशिश करें, क्या ये बात तो स्पष्ट है कि जिस तरह से लोकसभा चुनावों में एक बटा मैंडेट था, वहां पर वोटर्स दरअसल बटे हुए थे और उसका फायदा कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है आपके, उनको मिला। लेकिन इस बार भी वही रिपीट ना हो, क्योंकि बार बार इस बंटवारे को की बात कही जा रही है कि चाहे जाति के आधार पर या किसी भी आधार पर अगर जो वोटर्स हैं वो बटेंगे तो फायदा महाविकास आघाड़ी को होगा। कैसे रोकेंगे इसको, क्या रणनीति है आपकी? वंदे मातरम, मेरी सबको राम राम जी। देखिए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि परेशानी क्या है विपक्ष को इस नारे से, बटोगे तो कटोगे। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल।
इतने एलिटिस्ट माइंडसेट है विपक्ष का कि अंग्रेजी में जब वो बात बोली जाती है तब तो उनको समझ में आ जाती है, क्योंकि वो अंग्रेज छोड़ के गए हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है वो अंग्रेजों की ही आगे की कैरी फॉरवर्ड हो रही है और वही राजनीति कर रही है डिवाइड एंड रूल वाली। जब यूनाइटेड वी स्टैंड कहते हैं तो क्या कहा हमारे प्रधानमंत्री ने? हमारे को कहा गया एक रहोगे तो नेक रहोगे जी। डिवाइडेड विल फॉल कहा गया तो कहा गया बटोगे तो कटोगे। तो क्या गलत कह दिया? क्या परेशानी है? एकता की ही बात हो रही है ना, और हमारा संविधान जो है वो एकता की बात करता है। हमारा संविधान जो कहता है वो ये कहता है सब लोग एक मिलकर रहेंगे, हम एक हिंदुस्तान के सब वासी हैं। और हम लोग तो कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम। दरअसल ये एकता जो विपक्ष के लोग हैं रुचिका जी, उनको ये एकता ये लगती है कि सांप्रदायिक आधार पर एकता की बात कही जा रही है, और ये लगातार आरोप लगाते रहे वो लोग, और शायद बेचैनी और हलचल जो है वो भी इसी वजह से है। तो वोट जिहाद की जब बात आती है तो वो सांप्रदायिक नहीं होता। जब वहां पर फतवे जारी होते हैं और वहां पर मौलवियों के साथ बैठ के बाकायदा बैठकें होती हैं और ये कहा जाता है कि हम मां विकास अघाड़ी को वोट देंगे, क्या वो सांप्रदायिक नहीं है? क्या वो सांप्रदायिक नहीं है जब अगर उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि मैं 10% टिकट जो है मैं मुसलमानों को दूंगा? क्या वो सांप्रदायिक नहीं है? क्या वो सांप्रदायिक नहीं है जब कहा जाता था कि हम जितने भी हैं सारे के सारे एक साथ मिलके हम अपने यहाँ मस्जिद से फतवा जारी करेंगे और हमारा जो कांग्रेस का नेता होगा हम उसको वोट देंगे, या जो मुसलमान नेता होगा वो उसको वोट देंगे? ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। इससे पहले हमारे पास एक लाइव, हम अपने दर्शकों को लाइव ले जाएंगे। आप रुचिका जी आपके पास आएंगे, रांची के तमाड़ ले चलेंगे जहां पे गृह मंत्री अमित शाह एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। 10 साल में मोदी जी ने 3,90,000 करोड़ रुपया झारखंड को देने का काम किया। इसके साथ साथ मोदी जी ने झारखंड के लाखों गरीबों को 30 लाख किसान सम्मान निधि, हर किसान को 6,000 रुपया, 5 लाख लखपति दीदी बनाए, 34 लाख घरों में पीने का पानी पहुंचाया, 1,22,00,000 लोगों को 5 लाख तक का पूरा इलाज झारखंड सरकार कर रही है, 2 लाख घरों में शौचालय बनाए, 2,65,00,000 घरों में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज पहुंचाया, उज्ज्वला के 39 लाख कनेक्शन दिए, 18 लाख घर बनाए, और देवधर में एम्स, देवधर में एयरपोर्ट, रांची में IIIT देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इतनी सारी दीदी बहनें आई, आपको लगता है कि हेमंत बाबू आपका भला करेंगे? हेमंत जी आपका भला नहीं कर सकते। आप गैस के सिलेंडर पर वोट दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर माता बहन के बैंक अकाउंट में हर महीने 2100 रुपया गोगो दीदी योजना के तहत हम ट्रांसफर कराने का काम करेंगे। गैस का दाम कितना भी हो, झारखंड की माता बहनों को गैस का सिलेंडर सिर्फ 500 रुपये में मिलेगा। और मोदी जी की ओर से दीपावली और रक्षाबंधन में साल में 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त देने का काम झारखंड की सरकार करेगी। और भाइयों बहनों, 2,85,000 युवाओं को हम रोजगारी देंगे। इसके साथ पारदर्शी तरीके से रोजगारी लेंगे। युवाओं, मुझे बताओ, हेमंत सोरेन ने कहा था कि आपको बेकारी भत्ता दिया जाएगा, मिला है क्या? अरे जोर से बोलो, मिला है क्या? अब चिंता मत करो, गैस के सिलेंडर पर बटन दबा दो, हर युवा को 2,000 रुपया गैस बेकारी का भत्ता देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, अंत में मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है?
जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? ये कांग्रेस पार्टी, जेएम, लालू की पार्टी, जब हम धारा 370 हटाने लगे संसद में, वो काऊ 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 काऊ, मत हटाइए मत हटाइए। मैंने पूछा भाई क्यों न हटाएं? तो उन्होंने कहा कि हम यहां पर आपको चिताते हैं, धारा 370 गई तो खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा, धारा 370 गए, 6 साल हो गए, 6 साल। खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने। पर अब ये चुन कर आए हैं, कांग्रेस पार्टी ने डिमांड शुरू करी कश्मीर में कि धारा 370 वापिस चाहिए। राहुल बाबा, ये तमाड़ की भूमि पर से मैं कहता हूं, आप तो क्या, आपकी 4 पीढ़ियां भी आएगी, धारा 370 वापिस नहीं आ सकती। भाइयों बहनों, इन्होंने देश को आतंकवाद और नक्सलवाद की भेंट पर चढ़, पूरा झारखंड सालों तक नक्सलवाद में डूबा रहा। मोदी जी ही है जिन्होंने झारखंड से नक्सलवादी और नक्सलवाद दोनों को खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने। तो आप देख रहे थे झारखंड से गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन। और एक बार वापस अपने हम चर्चा पर लौटते हैं, जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी और महायुति के बीच में संग्राम छिड़ा हुआ है, और ख़ास तौर पर जो एक नारा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, उसको लेकर के चर्चा हो रही है। कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। दरअसल ये जो नारा है, इसके इर्द गिर्द जो सारा चुनावी संग्राम है वो चल रहा है। रुचिका अग्रवाल, आप अपनी बात रख रही थी, इसमें जो बात आप कह रही हैं उसके साथ में मैं दरअसल ये समझना चाह रहा था आपसे कि जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का ये जो अलग अलग पॉकेट्स में महाराष्ट्र का की जो सोशल इंजीनियरिंग वो जो बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कितना चैलेंज है महायुति के लिए, आप लोगों के लिए? कैसे उससे निपटेंगी? जी नहीं, कोई चैलेंज नहीं है। महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की जनता ये पूरे जानती है कि किस तरीके से जो हमारी महायुति की सरकार है वो किस तरह से काम करती है, सबको साथ लेकर चलती है। और कहीं पर भी अगर मकान दिए गए हैं तो कहीं पर भेदभाव नहीं किया गया, अगर राशन दिया गया तो कहीं भेदभाव नहीं किया गया, अगर घर घर तक अगर नल पहुंचा है तो भेदभाव नहीं किया गया, अगर ईंधन पहुंचा है तो भेदभाव नहीं किया गया है, महिलाओं के अकाउंट में अगर पैसा पहुंचा है तो वहां पर ये नहीं देखा गया कि सलमा को मिला है या सूजी को मिला है या सीता को मिला है। तो वहां पर हम कहीं भेदभाव नहीं करते। बांटने का काम जो है ये सिर्फ और सिर्फ महाअघाड़ी सरकार कर रही है। इनको इस बात से कोई परेशानी नहीं होती जब कहा जाता है कि राम मंदिर में नाच गाना हो रहा था, इनको उस बात से कोई परेशानी नहीं होती है जब हमारे देवी देवताओं के लिए गलत बोला जाता है। जब राहुल गांधी संसद में खड़े होते हैं और लेके खड़े होते हैं पोस्टर, तो वो ये कहते हैं कि इनसे डरने की जरूरत नहीं है। वो शिव जी का पोस्टर लेते हैं, वो हमारे ही अब तक देवी देवता का पोस्टर लेते हैं, लेकिन इनका किसी भी और धर्म के बारे में बोलने की हिम्मत नहीं होती है। जब सनातन उन्मूलन की बात होती है इनको कोई परेशानी नहीं होती है, जब सनातन उन्गंडा कहा जाता है उनको कोई परेशानी नहीं होती है, जब भगवा आतंकवाद की बात होती है तो इनको कोई परेशानी नहीं होती है। उस टाइम सब कुछ जो कुछ भी है वो नॉर्मल रहता है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है। लेकिन अगर वहीं पर एकता करने की बात होती है, अगर ये कहा जाता है कि हम सब सेफ रहें, हम सब एक रहें, और उसमें कहां पर ये कहा गया है किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए बात हो रही है या किसी पंथ के लिए बात हो रही है? सबके लिए बात है ना, सभी एक रहेंगे तो क्यों कोई बटेगा कटेगा? जब सब रहेंगे एक साथ, तो जब वहां पर बात होती है, जब वहां फतवे जारी किए जाते हैं, जब वहां पर ये कहा जाता है कि हमने इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को ही वोट करना है क्योंकि वो मुसलमान है, क्योंकि वो मुसलमानों को सपोर्ट करता है, क्योंकि वो अल्पसंख्यक को पहला राइट है इस हमारे देश में, ये कहने वाली पार्टी को बिलोंग करता है, तो वहां पर हम सपोर्ट करेंगे। क्या वो सही है? वो बिल्कुल भी सही नहीं है। हम संविधान की बात करते हैं, संविधान सबको साथ लेकर चलने की बात करता है, और ये जनता जानती है
जनता समझती है। हमने लोकसभा इलेक्शन के बाद हरियाणा में देखा, बहुत बांटने की कोशिश करी गई, चाहे वो समाज को बांटने की कोशिश करी हो, चाहे अलग अलग तरीके के प्रदर्शन करी गई हो, लेकिन हमने हरियाणा में देखा कि क्या हुआ। वो जितने भी प्रदर्शन थे वो सारे फेल हो गए, जो सालों की इनकी मेहनत थी वो जीरो हो गई। और अब वही चीज हम सामने अब महाराष्ट्र में और झारखंड पे भी देखेंगे। जी बिल्कुल। तो एक बार हम वापस शिशिर के पास आएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो आम वोटर है वो किस तरह से ले रहे हैं इन तमाम चीज़ों को। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में है। कम या ज्यादा आपके हाथ में है, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। को आगे बढ़ाएंगे। एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे, ये जो नारे हैं किस तरह से इन्होंने एक तरह से सेंट्रल भूमिका, जिसको कहना चाहिए कि चुनावों में मुख्य भूमिका ले ली है महाराष्ट्र में और झारखंड में भी। महाराष्ट्र के तमाम जगहों पर चुनाव प्रचार पर बारीकी से नजर रख रहे हैं हमारे संवाददाता शिशिर सलार। शिशिर, जनता कैसे सोचती है इसको लेकर, वोटर्स, आम वोटर्स? बिल्कुल, देखिए, जब चुनाव शुरू हुआ था तो कई ऐसे अलग अलग मुद्दे थे जिस पर जो है जनता जो थी उन्होंने कहा कि इन मुद्दों को देखकर जो है शायद वो चुनाव करेंगे। फिर चाहे वो अलग बेरोजगारी हो या फिर रोजगार सृजन का मुद्दा हो या फिर जिस प्रकार से हम महंगाई की बात करते हैं या जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की हम बात करते हैं, तो ये अलग अलग मुद्दे थे। लेकिन अब जबकि सेंट्रल स्टेज पिछले कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो मुद्दों की राजनीति में सबसे प्रमुख मुद्दा जो है एक है तो सेफ है का नारा इस वक्त दिखाई दे रहा है। 2024 के जो लोकसभा चुनाव थे उस वक्त जो है संविधान का नारा गूंजा था और उस वक्त हमने देखा किस प्रकार से वोट प्रतिशत जो है वो महाराष्ट्र में थोड़ा कम हो गया था। इसका जरूर जो है बीजेपी ने भी आकलन किया था, इसका आकलन महाविकास आघाड़ी ने भी किया था। लेकिन इस बार जो है इस पर जो है महायुति के द्वारा जो है काट लाई गई है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। लेकिन अब जनता के अखाड़े में ये गेंद है कि जनता इसको किस प्रकार से देखती है। जैसे मैंने पहले कहा कि कई सारे मुद्दे पहले थे, उन मुद्दों को देखकर लोगों ने कहा कि हम जरूर वोट करेंगे, तो चाहे वो विकास का मुद्दा हो, जिस प्रकार से काम किया गया हो। लेकिन अब जो नया मुद्दा सामने आया है, क्या वो लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है या नहीं, ये भी देखना होगा। हालांकि इसकी झलक हमने जरूर देखी हरियाणा इलेक्शन में, लेकिन क्या हरियाणा इलेक्शन के बाद अब महाराष्ट्र में भी इसी प्रकार की हवा दिखाई देगी या नहीं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए इस मुद्दे पर जो है लोग काफी चुप्पी साधे हुए हैं। जी 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 बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर ये जो सारी स्थिति है, ये जनता बहुत बारीकी से इसको देख रही है। हमारे साथ पे हमारे जो विशेष मेहमान हैं संजय गुप्ता शिवसेना से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर से आप आए हैं, लेकिन जो चर्चा दरअसल हमारी हो रही थी वो इस बात पर हो रही थी, और सवाल आपसे ये है कि आखिर जब ये सारी स्थिति पे, सारे इस प्रकरण के बीच में जब ये कहा जाता है कि एक है तो सेफ है या एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो इससे दिक्कत क्या होती है? हमने इससे कोई दिक्कत है ऐसा कुछ नहीं कहा। हमने तो ये कहा कि हमारे दिल में राम बसते हैं और हमारे हाथ में काम है। मतलब ये नारा, अब हमने तो इसके विषय में कुछ नहीं कहा, तो हमारा नारा तो ये है कि हमारे मन में राम है और हमारे हाथ में काम है। लेकिन जिस तरह से जो आपके पार्टनर्स हैं, आपने देखा कि जो खड़गे साहब हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, या जो दूसरे लोग हैं वो किस तरह से, अखिलेश यादव से लेकर के और तमाम, मैं बल्कि आपके महाराष्ट्र की ही बात करूं, वहां पर जिस तरह से बात हो रही है। और आपने देखा कि जो तमाम चाहे वो एनजीओ के माध्यम से हो या दूसरे माध्यम से हो, ये बार बार कहा जा रहा है
कि जो मौलाना है उनको एक तनख्वाह देने की बात कही जा रही है, मुस्लिम तुष्टीकरण के तमाम जो कोशिशें की जा रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि वो एक वोट जिहाद के तौर पर जो मुस्लिमों का एक मुश्त वोट लेने के लिए तमाम अपीलें की जा रही हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो इस वाली चीज़ों से दिक्कत क्यों होनी चाहिए? देखिए, मतलब हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा अपना स्टैंड है हर मुद्दे पर। समाजवादी पार्टी ने क्या कहा, कांग्रेस ने क्या कहा, इन सब चीज़ों से हमारा उतना लेना देना नहीं है। गठबंधन तो इनके भी, बीजेपी वालों के भी बहुत सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों से हैं जो हिंदुत्व विरोधी है। अजीत कुमार जी को उन्होंने डिप्टी सीएम बना रखा है, एनसीपी है वो। तो हम तो अपने एजेंडे पे ही हैं, ये तो सिर्फ हमको बदनाम करने के लिए, हमारे नाम पे करने के लिए। हम अपने स्टैंड पे थे, अपने स्टैंड पे है। मौलानाओं की सैलरी तो इन्होंने किया 6,000 से 18,000, जिसको एक कर नहीं सकते, सिर्फ दिखावे के लिए किया कि भाई चुनाव से 2 दिन पहले इस तरह की अनाउंसमेंट से कोई ऐसे तो लागू नहीं हो जाता कोई कानून, उसके तो पूरा प्रोसेस होता है, तब होता है। तो हमने तो नहीं कहा। अगर कोई किसी ने चिट्ठी लिखी है इस तरह की कि हमारे मुस्लिम समाज के लिए ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो हमारी तरफ से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं है ऐसी। अभी चिट्ठी कोई कुछ भी लिख सकता है, नहीं तो प्रतिक्रिया होगी भी क्या? दरअसल मैं ये भी समझना चाह रहा हूं, क्योंकि जिस आंदोलन की बात या कहा जा रहा है कि कटोगे बटोगे तो कटोगे या एक रहोगे तो सेफ रहोगे, दरअसल इसकी शुरुआत 40 साल पहले अगर देखा जाए तो बाला साहब ठाकरे ने की थी, जिस लीक और लाइन पर लेकर आप लोग चले थे। लेकिन आज किस तरह से आप ऑपोजिशन में बैठकर उसको फिट बैठाएंगे? देखिए, योगी जी ने जो ये कहा कि कटोगे तो बटोगे, ये एक ऐसा तीर है जो हर पॉलिटिकल पार्टी पे अलग अलग तरह से निशाने पे है। जैसे कि ये तीर उनकी अपनी पार्टी पे भी हो सकता है, जैसे कि जेपी नड्डा जी ने कहा कि आज हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में योगी जी को साइडलाइन करने की बात कही गई, जैसे कि नितिन गडकरी जी को साइडलाइन करने की बात कही गई। तो आप उसको आपको लगता है कि ये उन चीजों के लिए स्टेटमेंट्स थे? देखिए, किन चीजों के लिए ये योगी साहब ने क्लियर नहीं किया है, और योगी साहब ने तो जो कहा। ठीक है विनोद मिश्रा, मैं आपके पास चाहूंगा कि क्लोजिंग स्टेटमेंट्स, चर्चा में हम बहुत देर से हैं, आपको लग रहा है कि ये जो सारी बातें अभी संजय जी ने कही हैं, ये इसको कैसे रिलेट करेंगे? संजय जी जो कह रहे हैं वो संजय जी की एक व्यवस्था है कि शिवसेना उद्धव गुट के जो लोग हैं उन लोगों के जो संजय जी को मैं आज से नहीं जानता हूँ, टेलीविज़न चैनल पे मैं कम से कम 10 साल से इनका देख रहा हूँ और बहुत प्रमुखता से और बहुत प्रखरता से ये अपनी बात रखते हैं। लेकिन मजबूरी ये है कि वो जिस एमबीए में है उस एमबीए से अलग लीक लाइन तो बना नहीं पाएंगे। आज देवेंद्र फडणवीस की बात को लेके और वोट धर्म युद्ध की बात को लेके आज जितना आक्रामक है सारे विपक्ष के लोग, क्या संजय जी के पास ये इसका जवाब है कि उसी संभाजी नगर का बनाने में औरंगाबाद को, उस शहर में ये बात वो कह रहे हैं कि ये किसी की हिम्मत नहीं है कि संभाजी नगर का नाम चेंज करके वहां औरंगाबाद कर दो। अब औरंगाबाद में शिवसेना का क्या सरोकार हो सकता है? औरंगाबाद से औरंगजेब का तो सिर्फ यही था ना कि औरंगजेब को वहां दफनाया गया था। उसको लेके अगर यहाँ ये बात है और संजय जी की पार्टी अगर वहां पे चुप है, तो जाहिर सी बात है कि उद्धव, अभी देवेंद्र फडणवीस की बात जो वोट धर्म युद्ध की बात है, जो पूरे महाराष्ट्र के इलेक्शन में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा चर्चा में वही चीज है। सवाल उससे भी ज्यादा संजय जी इसका जवाब बेहतर दे सकते हैं कि इतने उलेमाओं के जो ये लंबी लंबी फेहरिस्त है जी, और लंबी लंबी जो मांगे हैं, जो उन्होंने उलेमा को लेके बात कही थी, शायद उसमें थोड़ा करेक्शन वो कर दे कि वो मदरसा के टीचर को ये उसमें सैलरी की बढ़ोतरी हुई थी। मुझे नहीं मालूम कि उसमें उलेमा की है, बीजेपी प्रवक्ता है वो जवाब देंगे। लेकिन ये उलेमाओं का 10% जो आरक्षण के साथ साथ उलेमाओं की जो मांग है उनकी भत्ता, तो ये इन सारी चीजों पे शिवसेना का क्या स्टैंड, उद्धव गुट का स्टैंड है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है या हम इससे इत्तेफाक रखते हैं। ऐसा अगर वो नहीं कहते हैं तो ये वोट जिहाद का वो पूरा का पूरा सिर्फ अगर श्रेय लेंगे और अपने आप को हिंदुत्व हृदय सम्राट की पार्टी, बाला साहब की पार्टी दिखाएंगे, ये तो कंफ्यूजन पैदा करता है। ठीक है। तो संजय जी चलते चलते आपसे जवाब जरूर लेना चाहेंगे। देखिए, संभाजी नगर औरंगाबाद ये बाला साहब के टाइम में भी किया गया था। इसमें एक टेक्निकल कमी है जिसकी वजह से आज की सरकार भी इस चीज़ को नहीं कर पाई ऑफिशियल तरीके से, क्योंकि एक प्रोसीजर होता है जिस प्रोसीजर को अडॉप्ट करना पड़ता है। उस प्रोसीजर में कमी है, जब तक वहां का विधायक लिख करके नहीं देता तब तक वो प्रोसीजर में नहीं आता। अरे तो सर, आप यूपी के सारे शहर के नाम बदले हैं, प्रयागराज, इलाहाबाद से लेके प्रयागराज, तो सरकार तो आज बीजेपी की है। ये सरकार तो आज अपनी निष्ठा और इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है। इस टाइम तो मुख्यमंत्री
एक नाथ शिंदे जी हैं और वो भी हैं उन्होंने टेक्निकल कहा संभाजी असलियत में असलियत कह नहीं रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल देखिए ना आप, ऑफिशियल तो आप जाएंगे तो उसका नाम कुछ और है आज भी। ठीक है, कहाँ तो हुआ? ऑफिशियल भी चेंज हो जाएगा। ये काम तो आप भी कर सकते थे दरअसल, किया जब था, आपकी बाला सरकार साहब ने थी। भी किया था। ठीक है, 95 से 2000 में चलिए, अब भी ये किया, मगर चर्चा वो दरअसल असलियत में नहीं हुआ। ठीक है, चर्चा में आप थोड़ी देर से भी जुड़े और हमारा वक्त जो है अब इसके लिए समाप्त हो गया है। रुचिका अग्रवाल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय गुप्ता जी, विनोद मिश्रा जी और शिशिर सेलार हमारे साथ ग्राउंड रिपोर्ट